थर्मोडायनेमिक्स वाला जो हम लोगों का पार्ट है वो तो खैर हमने कंप्लीट कर लिया था। अभी थर्मोकेमिस्ट्री की तरफ मूव करते हैं। तो थर्मोकेमिस्ट्री के तरफ मूव करने से पहले तुम्हें कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए। अब ये बेसिक्स में कुछ डेफिनेशंस आती हैं, उन डेफिनेशंस को देख लेते हैं फटाफट। तो जो पहली डेफिनेशन है वो है एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन। देखो बेसिकली एंथैल्पी का मतलब क्या होता है ये तो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ पुरानी क्लासेस में। अभी हमको अलग अलग प्रोसेसेस में वो एंथैल्पी किस तरीके से डिफाइन की जाती है बस उतना देखना है और कुछ भी नहीं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँगी किसी सॉलिड को आपने लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया तो बताओ कितनी एनर्जी आपको लगी, है ना, उस सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। तो वो कहलाने लगेगी एंथैल्पी ऑफ डैश प्रोसेस। अगर मैं कहूँगी कि एक लिक्विड आपके पास पहले से था, आपने उसको कन्वर्ट कर दिया गैस में, तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए आपने उसको कितनी एनर्जी दी, ठीक है, दैट विल बी नोन एज एंथैल्पी ऑफ डैश प्रोसेसेस। तो बेसिकली अलग अलग प्रकार की प्रोसेस होती हैं जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। इवेपोरेशन, वेपराइजेशन, मतलब बेसिकली बोथ आर सेम, सब्लिमेशन, मेल्टिंग, फ्यूजन, है ना। तो हर प्रकार की प्रोसेस को करवाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दैट एनर्जी रिक्वायर्ड इज बेसिकली नोन एज एंथैल्पी। प्रोसेसेस के क्योंकि नाम बदल जाते हैं इसीलिए एंथैल्पीज के भी नाम बदल जाते हैं, लेकिन मीनिंग वही रहता है। एंथैल्पी इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज, उस पूरी प्रोसेस को करवाने के लिए कितना एनर्जी चेंज लग गया, दैट इज बेसिकली नोन एज आप लोगों का एंथैल्पी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या कहानी है उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला बोला गया है एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन। देखो फेज का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर फिजिकल स्टेट, जैसे सॉलिड, जैसे लिक्विड, जैसे गैस, इस प्रकार से, है ना। अच्छा, और ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज, बराबर। ट्रांजिशन का मतलब बोलो क्या होता है? चेंज। तो अगर आप कभी भी किसी भी चीज़ की क्या करवा रहे हो, आप स्टेट चेंज करवा रहे हो, ठीक है। अगर आप क्या करा रहे हो, किसी भी चेंज की क्या करवा रहे हो, आप स्टेट चेंज करवा रहे हो, तो उस स्टेट को चेंज करवाने के में आपको ऑब्वियस है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना, बराबर। और ऐसे केस में जो आप एनर्जी देते हो, ठीक है, जो आप एनर्जी देते हो, दैट एनर्जी इज बेसिकली नोन एज आप लोगों का क्या कहते हैं? एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन। दैट्स ऑल, खत्म, ठीक है। तो ऐसे केस में अब अगर तुम्हें एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन को डिफाइन करना है तो तुम किस तरीके से इसको डिफाइन करोगे, बताओ ज़रा मुझको। यहाँ पर आप लोगों का फेज ट्रांजिशन में वन फेज ऑफ अ सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू अनदर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर में विदाउट चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। मतलब बेसिकली ये तो फेज ट्रांजिशन की डेफिनेशन हो गई कि आखिर फेज ट्रांजिशन का मीनिंग क्या है, ठीक है। बट फेज ट्रांजिशन के दौरान जो एनर्जी आपको लगती है दैट इज बेसिकली नोन एज एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अलग अलग फेज ट्रांजिशंस को आपको पढ़ना है। पहला है फ्यूजन। देखो मैं सिंपल भाषा में बताऊंगी बिना कोई कॉम्प्लिकेट करते हुए, क्योंकि चीज़ इतनी ज़्यादा आसान है यार कि उसको कॉम्प्लिकेट करने लायक कुछ बचता ही नहीं है। फ्यूजन का मतलब होता है सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना। सिंपल डे टू डे लाइफ के एग्जांपल्स लो और उससे चीज़ों को समझने की कोशिश करो। अगर तुम्हारे पास क्या है, आप लोगों के पास बर्फ़ है, आपने उसको लेट से छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है, आपने उसको क्या कर दिया, थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, तो बर्फ़ क्या हो जाएगी? पिघल जाएगी। बर्फ़ क्या करेगी? एटमॉस्फेयर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करवाएगी, है ना, एटमॉस्फेयर से वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करवाएगी और पिघल जाएगी। तो दैट इज़ नोन एज बेसिकली फ्यूजन। इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? फ्यूजन कहते हैं। तो अगर मान के चलिए आपके पास 1 मोल, ठीक है, मान लेते हैं आप लोगों के पास 1 मोल क्या है? सॉलिड है। ध्यान रखना, हम जितनी भी डिफाइन बनाएंगे, एंथैल्पीज जितनी भी डिफाइन बनाएंगे, हर डिफाइन हमेशा 1 मोल रिएक्टेंट के लिए ही एप्लीकेबल होगी, ठीक है। हम लोग डिफाइन बनाते वक्त हमेशा किसके लिए करते हैं? 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट के लिए उसको अप्लाई करवाते हैं कि अगर आपके पास 1 मोल रिएक्टेंट होता तो क्या होता,
ठीक है, अगर आपके पास 1 मोल रिएक्टेंट होता तो क्या होता, ठीक है, 1 मोल रिएक्टेंट होता तो क्या होता हमेशा, ठीक है, बराबर। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों की एंथैल्पी हमेशा डिफाइन करवाते हैं, हमेशा। तो जब भी आप कोई भी डेफिनेशन लिखो तो हमेशा आपकी बातचीत कैसी होनी चाहिए कि अगर मेरे पास, अब जैसे इस प्रोसेस में आप सॉलिड से लिक्विड जा रहे हो तो आपको कैसा लिखना है कि अगर मेरे पास 1 मोल सॉलिड होता और उसको मैं लिक्विड में कन्वर्ट करता विदाउट चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। हमने पहले ही बातचीत कर चुके हैं कि फेज ट्रांजिशन के दौरान हम लोग कभी भी टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, हम लोग कभी भी टेम्परेचर प्रेशर को चेंज नहीं करेंगे। तो ऐसे में बिना टेम्परेचर और बिना प्रेशर को चेंज किए, ठीक है, जो हम उसको क्या करते, आप लोग एनर्जी चेंज वहाँ जो होता, जो एनर्जी देनी पड़ती उसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करवाने के लिए, ठीक है, दैट एनर्जी इज बेसिकली नोन एज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। खत्म, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहते हैं, बराबर। उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, H2O सॉलिड आपके H2O लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए डेल्टा H फ्यूजन कितना है, +6.01 किलो जूल मोल इनवर्स एट 0 डिग्री सेल्सियस। आपको ये जो वैल्यू है ना +6.01, आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, दुनिया में अलग अलग प्रकार की चीज़ें होती हैं, अलग अलग प्रकार के सॉलिड्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के सॉलिड्स को हम लिक्विड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या आप दुनिया में हर वैल्यू याद करोगे क्या, नॉट पॉसिबल ना, आप कोई याद नहीं कर सकता। तो ऐसे केस में आपको वैल्यू याद नहीं करनी है। हाँ, बस आपको अगर पेपर में डिफाइन आए तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन के नाम पर ये ब्लैक कलर की जो डेफिनेशन है ये लिखनी है, नीचे एक एग्जाम्पल देना है और डेल्टा H फ्यूजन के बाजू में बस इतना लिख देना है, इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है, ताकि पढ़ने वाले टीचर को बस इतना समझ में आ जाए करके कि हाँ करके लड़के या लड़की को इतना तो पता है करके कि ये बातचीत एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। भले ही एग्जैक्ट वैल्यू हम ना बता रहे हो, बट कम से कम इतना तो पता है कि हाँ वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। अच्छा, अब ये पॉजिटिव क्यों आई यहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू, तो शायद मैंने तुमको इससे पहले कई बार ये चीज़ बताई है कि दुनिया में जब जब कोई ना कोई प्रोसेस एंडोथर्मिक होती है, एंडोथर्मिक मतलब जो एनर्जी एब्जॉर्ब करती हैं, एब्जॉर्ब, लाओ लाओ मेरे को एनर्जी दो, लाओ लाओ मेरे को एनर्जी दो, वो प्रोसेसेस आप लोगों की डेल्टा H पॉजिटिव रखती हैं, ठीक है। उन प्रोसेसेस में डेल्टा H बोलो कितना होता है, पॉजिटिव होता है, उनमें डेल्टा H कितना होता है, पॉजिटिव होता है। तो अभी जब आपका बर्फ़ पानी में कन्वर्ट होता है तो बर्फ़ को पानी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, बर्फ़ को एटमॉस्फेयर से एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ती है, इसीलिए यहाँ पे इसका डेल्टा H क्या है, पॉजिटिव। यानी कि ये चीज़ इंडिकेट करता है कि एनर्जी बोलो क्या हुई है, आपकी एब्जॉर्ब हुई है और आपकी जो प्रोसेस है वो कैसी प्रोसेस है, एंडोथर्मिक, ठीक है, प्रोसेस कैसी है, एंडोथर्मिक। अगर मान लेते हैं डेल्टा H निगेटिव आता है ना, निगेटिव, तो इसका मतलब होता है कि प्रोसेस आप लोगों की बोलो कैसी है, एक्सोथर्मिक। तो ज़रूरी है क्या सिर्फ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ही होगा, नहीं। अगर मेरे पास लिक्विड है तो मैं लिक्विड को गैस में भी तो कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो अगर मान के चलिए आपके पास 1 मोल लिक्विड होता और उस 1 मोल लिक्विड को आप कन्वर्ट कर देते किस में, गैस में, ठीक है, वेपर्स में, विदाउट चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उस वक्त जो एनर्जी जो चेंज क्रिएट होता या जो एंथैल्पी चेंज क्रिएट होता उसी को हम एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। सो इनडायरेक्टली सारी डेफिनेशंस एक जैसी ही हैं। आपका बुक वाला हर बार डेफिनेशन को लिखने का तरीका बदल रहा है, बट मैं पता है क्या सजेस्ट करूँगी कि आप जैसी पहली डेफिनेशन लिखी है ना वैसी सेम डेफिनेशन नीचे लिखो। बस फ़र्क इतना करना कि जहाँ सॉलिड है वहाँ लिक्विड कर देना और जहाँ लिक्विड था वहाँ पे वेपर्स कर देना, बात ख़त्म। यानी कि आपको 50, 60, 70, 80 डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, मीनिंग पता है ना, बस बात ख़त्म। और उसी को अपने वर्ड्स में हमने कन्वर्ट कर लिया। हर प्रकार की डेफिनेशन को अलग तरीके से लिखना क्या ज़रूरी है क्या, नहीं। अच्छा, एग्जाम्पल इमेजिन करिए आपके पास H2O लिक्विड है, इस H2O लिक्विड को आप कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, H2O गैस में, ठीक है। बस इसके दौरान क्या हुआ, डेल्टा H वेपराइजेशन। देखो वेपराइजेशन के लिए हम VAP लिखते हैं। आखिर डेल्टा H वेपराइजेशन बोलो कि चाहे आप डेल्टा H इवेपोरेशन बोलो कि डेल्टा H फ्यूजन बोलो, है सब डेल्टा H ही, सबके सब डेल्टा H ही हैं। लेकिन कैसा है, कौन सी प्रोसेस का डेल्टा H है उस प्रोसेस को बताने के लिए हम नीचे FUS VAP ये सब लिख देते हैं।
और इसके लिए भी डेल्टा एच की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। इसका मतलब ये रिएक्शन भी कैसी है, एंडोथर्मिक। इतना तो तुम्हें समझता ही होगा कि अगर आपको दूध उबालना है तो दूध आपका तब तक नहीं उबलेगा जब तक आप गैस ऑन करके उस दूध को एनर्जी ना दो, है ना। अगर तुम ये प्लान कर रहे हो कि बिना दूध को एनर्जी सप्लाई किए, बिना गैस ऑन किए आप वहाँ पर दूध उबाल लोगे, तो क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब दूध या फिर पानी या कोई भी दूसरा लिक्विड एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वो आप लोगों को क्या करता है, गैस में कन्वर्ट करवाता है। सो देयरफॉर चाहे आप फ्यूजन की बात करो या चाहे आप यहाँ पर वेपराइजेशन की बात करो, दोनों ही कैसी प्रोसेसेस हैं आपकी, एंडोथर्मिक। इनकी एग्जैक्ट डेल्टा एच की वैल्यू आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उसका एक टर्म याद रखिए, डेल्टा एच बराबर पॉजिटिव। और इसमें याद रखने की भी बात नहीं यार, कॉमन सेंस है। जब छोटे थे 4th या 5th क्लास में, तब कभी ना कभी तुम लोगों ने पढ़ा होगा ना ये कि आइस को हम लोग मेल्ट कर रहे हैं, पानी को हम बॉईल कर रहे हैं, कंडेंस कर रहे हैं, सब्लिमेट कर रहे हैं। बस ये वही सारी बातचीत तो है ना, कुछ नया तो इसमें किया नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं सेकंड डेफिनेशन की तरफ, सॉरी थर्ड। एक होती है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो खैर मेरे हिसाब से सब्लिमेशन क्या होता है तुम में से हर इंसान को पता है। जिस तरीके से आप सॉलिड को जब लिक्विड में कन्वर्ट करते हो तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को कहते हैं फ्यूजन। जब आपके पास एक लिक्विड दिया हुआ रहता है, आप लिक्विड को कन्वर्ट करते हो गैस में, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या कहते हैं, वेपराइजेशन। तो अगर मान लेते हैं आपके पास सॉलिड दिया हुआ है, जैसे मान लो घर में कपूर है, कैम्फर, या फिर घर में नैप्थलीन की बॉल्स है जो हम कपड़ों में रखते हैं ताकि कपड़ों में कीट मकोट वगैरह ना पड़े। तो ये जो नैप्थलीन की बॉल्स या फिर जो कैम्फर होता है, अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए एटमॉस्फेयर में आप खुला छोड़ देंगे, इनको बंद डिब्बिया में नहीं रखेंगे, तो तुम देखना कैम्फर पूरा उड़ जाता है। मतलब आफ्टर फ्यू मिनट्स आपको ये फीलिंग आएगी, अरे यार यहाँ पे कैम्फर रखा था, किसने चोरी कर लिया। आपको उस कैम्फर का नामो निशान तक नहीं दिखेगा। मतलब डायरेक्टली वो सॉलिड स्टेट से कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, डायरेक्टली कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड से कौन सी स्टेट में, गैशियस। लिक्विड फेज आते ही नहीं है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि पहले कैम्फर जो है यानी कि कपूर जो है पहले लिक्विड कपूर बनेगा फिर वेपराइज होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। लिक्विड वाली स्टेप होती ही नहीं है, डायरेक्टली सॉलिड से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आप लोगों के गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, बराबर। तो ऐसे में अगर इमेजिन करिए आपके पास 1 मोल क्या होता, सॉलिड होता, उस 1 मोल सॉलिड को अगर कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर वाली कंडीशन में रखते, तो वो 1 मोल सॉलिड अगर डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है वेपर्स में, तो उस प्रोसेस के दौरान कितना एनर्जी चेंज हुआ, उसी को हम लोग कहते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। यानी कि एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कुछ नहीं है बाकी 2 डेफिनेशंस के जैसी बहुत ही पोकली चीज़ है, क्या कि कितना एनर्जी चेंज हो रहा है, बात खत्म। ठीक है, उस एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के 1 मोल को किसी दूसरे पर्टिकुलर स्टेट में पहुंचाने के लिए, उसी को हम लोग कहते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अगेन इमेजिन करिए यहाँ पे आपके पास H2O सॉलिड है सॉरी, ये कन्वर्ट हो रहा है आप लोगों के H2O लिक्विड और H2O गैस में, है ना। अच्छा, अब कई लोगों का डाउट होगा कि मैम सॉलिड तो, लेकिन यानी कि पानी बर्फ़ वाला, वो तो मैडम डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट नहीं होता है ना, वो आप कैसे बोल रहे हो। देखो आप, कई चीज़ें ऐसी होती हैं नेचुरली, जैसे कपूर हो गया, नैप्थलीन बॉल्स हो गई, जो डायरेक्टली आपके सॉलिड से गैशियस में चली जाती हैं। कई चीज़ें जैसे बर्फ़ है, अगर आप उसको खुला छोड़ दोगे कुछ देर में, वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगी, वो डायरेक्टली गैशियस में नहीं जाएगी। बट उसको क्योंकि जब आप उसको खुला छोड़ रहे हो तो उस वक्त उसको जो एनर्जी चाहिए डायरेक्टली गैशियस स्टेट में जाने के लिए,
वो एनर्जी उसको नहीं मिल पा रही है इसीलिए। बट अगर आप उसको वो एनर्जी लाकर दे दो, ठीक है, तो वो भी गैसियस में जा सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आइस को डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, बट जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो आपको उसकी क्या करनी पड़ेगी, फुलफिल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सिंस इस प्रोसेस में भी हमको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। सो देयरफॉर ये प्रोसेस भी आप लोगों की कैसी है, एंडोथर्मिक। तो चाहे सब्लिमेशन हो, चाहे आप लोगों का वेपराइजेशन हो, या चाहे फ्यूजन हो, तीनों ही प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर पे कराई जाती हैं। पॉइंट नंबर 2, 1 मोल के लिए करवाई जाती हैं। और इस दौरान जो एनर्जी चेंज होता है उसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, वॉट एवर ये सारी चीज़ें हम लोग कहते हैं। ठीक है, क्या ये बात दिमाग में जा रही है? तो ये हो गई यहाँ की तीसरी डेफिनेशन। चलिए चौथी डेफिनेशन में आते हैं। चौथी डेफिनेशन का नाम है एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। अब देखो, इसके लिए तुमको ये पता होना चाहिए कि आयोनाइजेशन किस चिड़िया का नाम है। तो आपने आई थिंक क्लास 11th में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज नामक एक चैप्टर पढ़ा होगा। उसमें आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन ये प्रोसेस आपको सिखाई जाती है, समझाई जाती है। तो बेसिकली आयनाइजेशन होता क्या है? देखो, आयनाइजेशन का मतलब होता है कि आपके पास पहले तो एक एटम होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँगी मुझे ऑक्सीजन का आयनाइजेशन करवाना है, तो जो मेरा एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेयर में कभी भी मुझे O यानी कि ऑक्सीजन नहीं मिलती, मुझे हमेशा O2 मिलती है, यानी कि मुझे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलता है। तो ऐसे में अगर कोई मुझे ये कहेगा कि मैडम आप उस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का आयोनाइजेशन करवाओ, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, हमको ऐसा नहीं करते। पहले हमें उस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बोलो क्या करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। उसका जैसे O2 है, यानी कि 2 O जब आपस में कंबाइन हुए होंगे तब आपका वाला पर्टिकुलर क्या हुआ होगा, आपका वो पर्टिकुलर O2 मॉलिक्यूल क्रिएट हुआ होगा, बना होगा। तो हमको बेसिकली उसका क्या करना पड़ता है, वो दोनों O जो साथ साथ में रहते हैं उन दोनों O's को हमें क्या करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। हमें क्या करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है ना। उनके दोनों एटम्स को अलग अलग करना पड़ता है, उनका डाइवोर्स कराना रहता है कि चलो अलग अलग रहो अब तुम दोनों। जो कंबाइंड है उन लोगों की बात कर रही हूँ। ठीक है, जो लोग कंबाइंड है उन लोगों को हमें क्या करवाना पड़ता है, अलग अलग करवाना पड़ता है। तो पहली बात, आयनाइजेशन कभी भी किसी मॉलिक्यूल की नहीं होती, आयनाइजेशन हमेशा एक एटम की होती है, और वो भी एक गैसियस एटम की। ठीक है, वो भी किसकी, एक गैसियस एटम की। तो गैसियस एटम जैसे ऑक्सीजन है, चलो भैया वो तो गैसियस फॉर्म में ही रहता है, खैर क्या बोले उसके बारे में। बट अगर मान के चले कोई मुझे बोलेगा आयरन का एटम, तो आयरन तो सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, वो तो आपका रिएक्शन वाला होता है, बराबर। अच्छा, तो ऐसे केस में वो तो आपका सॉलिड होता है, फिर क्या करें? तो ऐसे केस में आप उस आयरन के एटम को कन्वर्ट करते हो। कैसे कन्वर्ट करते हैं? गैस में। अभी अभी ऊपर बताया था ना, सॉलिड से गैस लेकर आओ, उसको आप पहले उसे कन्वर्ट करते हो। और जब वो एक एटम, ठीक है, जब वो एक एटम आप लोगों का बोलो क्या हो जाता है, आप लोगों का सॉलिड से गैस में चला जाता है, सॉलिड से गैस में चला जाता है। तो आप उस एक एटम के जो शेल्स होते हैं, हर एटम के पास शेल्स होते हैं, जिन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, बराबर। हर एटम्स के पास शेल्स होते हैं जिन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। सब 11th क्लास की बातचीत है। तो उस शेल्स के आखिरी, मतलब उन ढेर सारे शेल्स में से जो आखिरी फिल्ड शेल होगा, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रह रहा है, उस आखिरी इलेक्ट्रॉन के बाल पकड़ के उसको खींच के हम लोग बाहर निकालते हैं, निकल यहाँ से करके। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया मैंने, इलेक्ट्रॉन को निकाला, बाल पकड़ के उसके बाल नोच के उसको बाहर निकाला, निकल। किसके पास से निकाला? एटम के पास से निकाला। कौन सा एटम? गैसियस एटम। गैसियस एटम में कहाँ से? उसके शेल में से, आउटर मोस्ट शेल में से। तो बेसिकली अगर आपके पास कभी कोई भी गैसियस एटम है, तो उस गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आप बेसिकली एनर्जी देते हो,
है ना, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आप जो बेसिकली एनर्जी देते हो कि ले भाई एनर्जी ले और चल इलेक्ट्रॉन को निकाल के फेंक बाहर, तो ऐसे केस में दैट एनर्जी इज बेसिकली नोन एज आप लोगों का एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, यानी कि एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन क्या है कि अगर आपके पास 1 मोल, ठीक है, 1 मोल गैसियस एटम है और आप क्या कर रहे हो बोलो, वहां से रिमूव कर रहे हो, किसको रिमूव कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हो, तो उस दौरान जो एनर्जी का आदान प्रदान या जो नेट चेंज होगा दैट इज बेसिकली नोन एज एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। इसको आयोनाइजेशन इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद बोलो क्या होता है, कैटायन प्रोड्यूस होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है, तो वो एक आयन ही तो है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक है, अच्छा, और दूसरी बात, इस पर्टिकुलर प्रोसेस में हम लोग क्या कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं कि ले भाई तू एनर्जी ले और एनर्जी के बदले में मुझे इलेक्ट्रॉन दे। जैसे कि आप किराना दुकान में जाते हो और उसको पैसे देते हो और रिटर्न में वो आपको क्या देता है, रिटर्न में वो आपको क्या देता है, रिटर्न में भैया वो इंसान आपको किराना दे देता है ना। तो यहाँ पे भी वही काम चलता है, आप यहाँ पर जाते हो, जाके उसको एनर्जी देते हो और वो आपसे एनर्जी लेकर बोलो क्या करता है, वो आप लोगों से एनर्जी लेकर क्या करता है, एनर्जी लेकर आप लोगों से वो आप लोगों को बदले में इलेक्ट्रॉन देता है। सो इनडायरेक्टली हमने अभी तक जो ऊपर की प्रोसेसेस देखी, कौन सी वाली, जैसे वेपराइजेशन, जैसे सब्लिमेशन, जैसे फ्यूजन, वो सब की सब कैसी थी, एंडोथर्मिक थी। तो सिमिलरली जो एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन है, इसमें भी क्योंकि हमको एनर्जी देनी पड़ रही है ना, इसमें क्योंकि हमको एनर्जी क्या हो रही है, देनी पड़ रही है, सो देयरफॉर इस प्रोसेस को भी हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों की एंडोथर्मिक कहते हैं। और इसकी वैल्यू भी हमारे पास कितनी आती है, आप लोगों की पॉजिटिव आती है। ठीक है, और ये एक एग्जांपल है कि हमारे पास सोडियम था, सोडियम के पास से हमने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो वो Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और उस Na पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए, उसके 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ी, उसके लिए डेल्टा H बराबर इतना। एग्जैक्ट वैल्यूज आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव है कि नेगेटिव इतना याद रखो। लेकिन एक डाउट आता है, क्या मैडम हमेशा आपको गैशियस एटम मिलेगा क्या? देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार मेरे को जो चीज़ मिले वो गैशियस हो। कई बार मुझे सॉलिड मिल सकते हैं, कई बार मुझे लिक्विड्स मिल सकते हैं और कई बार मुझे गैशियस मिल सकते हैं। अगर मुझे गैशियस मिले तो भैया मेरी चांदी है ना, मैं प्रोसेस आगे कंटिन्यू करवा सकती हूँ। बट अगर मान लेते हैं मुझको क्या मिल गया, एक लेट से आप लोगों का लिक्विड एटम मिल गया, तो उस पहले लिक्विड एटम को गैशियस एटम में हम कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने वाली प्रोसेस शुरू करवाएंगे, अदरवाइज नहीं। अगर मुझे एक सॉलिड मिल गया तो तुम पहले उस सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करोगे, चॉइस तुम्हारी है। तुम डायरेक्टली सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कर लो या फिर टुकुर टुकुर पहले सॉलिड से लिक्विड, फिर लिक्विड से गैस, ऐसे करते करते आगे जाओ, तो चॉइस तुम्हारी है। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगता है तुम वैसा करो, बट इस तरीके से आगे बढ़ना पड़ता है। डन। तो आप बोलते हो कि हाँ भैया मिल गया मुझे गैशियस एटम, और अगर गैशियस का गैशियस ही मिल रहा है तो अच्छी बात है, किस्मत अच्छी है। बट क्या जरूरी है क्या हमेशा हमें एटम मिले? कई बार हमें मॉलिक्यूल भी तो मिल सकता है। जैसे कि मैंने बातचीत की, अगर तुम कहोगे कि मैम हमें ऑक्सीजन का आयोनाइजेशन करवाना है, तो हमारे पूरे नेचर में हमें कभी भी ऑक्सीजन अकेला नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन हमें ज़्यादातर O2 के फॉर्म में मिलेगा, ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में मिलेगा, कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा। फिर क्या करें? तो ऐसे में आपको पहले उन्हें तोड़ना होगा। ठीक है, जैसे अखरोट होता है या मूंगफली होती है जो ज़मीन के नीचे उगती है, जब आप उसको मार्केट से लाते हो, अगर आपको मूंगफली या फिर वो अखरोट खाना है तो आप क्या करते हो, पहले उसको तोड़ते हो, फिर उसके अंदर जो नट्स होते हैं फिर वो खाते हो ना, राइट। तो ये लाइक वही है कि अगर आपको ऑक्सीजन के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना है, अगर आपको उसका आयोनाइजेशन करवाना है, तो आपको बोलो क्या करना पड़ेगा, पहले उसके 2 ऑक्सीजन अगर साथ में चिपक कर आपको मिल रहे हैं तो एक एक ऑक्सीजन को अलग करना पड़ेगा।
दो नाइट्रोजन अगर आपको चिपक के मिल रहे हैं तो दोनों नाइट्रोजन को पहले अलग करना पड़ेगा, मतलब मॉलिक्यूल से पहले एटम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मॉलिक्यूल से पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? एटम में। और जब वो एटम में कन्वर्ट हो जाएगा तब आप गैसियस एटम है तो आयोनाइजेशन करवा लो, नहीं है तो पहले उसको गैसियस लाओ। अब कई बार हमें एटम में कराया मिलता है, जैसे जो मेटल्स होते हैं, आयरन मेटल, कॉपर एक मेटल, सोडियम एक मेटल, मैग्नीशियम एक मेटल। मेटल हमेशा सिंगल होते हैं, सिंगल मतलब अकेले, वो कंबाइंड फॉर्म में नहीं होते O2 N2 के जैसे, तो वो हमेशा आपको एटम के फॉर्म में मिलते हैं। वहां पे आपकी टेंशन नहीं होती कि अरे यार एक एटम को दूसरे एटम से अलग करना पड़ेगा ना। लेकिन नॉन मेटल्स यूजुअली कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, 2 के, 3 के, 4 के, तो आपको उनको अलग करना होता है, आपको उनके एक एक एटम को सेपरेट करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, तभी आप आयोनाइजेशन कर सकते हो। तो अगर मान लेते हैं आपके पास एक मॉलिक्यूल है और अगर आप उस मॉलिक्यूल को तोड़ रहे हो, जैसे कि देखो यहाँ पे ये Cl2 क्या है? एक मॉलिक्यूल है, और आपने उस मॉलिक्यूल को तोड़ दिया, उसके देखो ये दोनों एटम्स आपने क्या कर दिए? अलग अलग कर दिए। तो ऐसे केस में इस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। इसे क्या कहा जाता है? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। कि यदि हमारे पास एक मोल क्या होगा? गैसियस क्या होगा? मॉलिक्यूल होगा। तो उस एक मोल गैसियस मॉलिक्यूल को हम जब उसके आइटम्स में तोड़ देंगे, टुकड़े टुकड़े उसके कर देंगे, है ना, एक एक एटम उसका निकाल के फेंक देंगे, तो उस पर्टिकुलर चीज को करवाने के लिए जो एनर्जी चेंज रिक्वायर्ड रहा उसको कहेंगे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। दो ठोक एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि CH4, इसको आप तोड़ दीजिए तो एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, है ना। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी हुई आदान प्रदान नेट, उसको हम कहेंगे डेल्टा H एटम। ATOM एटम इसलिए लिखते हैं ताकि पढ़ने वाले टीचर को, पढ़ने वाले स्टूडेंट को ये बात समझ में आ जाए कि बात एटमाइजेशन की जा रही है। बात किसकी की जा रही है? एटमाइजेशन की जा रही है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? बात किसकी की जा रही है? आप लोगों का एटमाइजेशन की जा रही है, बराबर। ओके, क्या ये प्रोसेस भी एंडोथर्मिक होती है? बिल्कुल। आपको एनर्जी देखो, अगर आपको लेट से एक लकड़ी भी तोड़नी है तो आप जो कुल्हाड़ मारोगे उस लकड़ी को तोड़ने के लिए, बेसिकली आप अपनी बॉडी की जो मस्कुलर एनर्जी आप उसको खर्च करते हो ना। अगर तुम्हें अभी बैठ के कोई आंसर रट्टा भी मारना है, लर्न भी करना है, तो तुम बैठ के बेसिकली क्या कर रहे हो? चीज़ों को याद करने में अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हो। तो यस, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी आप लोगों की क्या होती है? एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसके लिए भी आपका जो डेल्टा H आता है जनरली वो कैसा रहता है? पॉजिटिव रहता है, बराबर। तो आयोनाइजेशन समझा क्या है, एटोमाइजेशन समझा क्या है। चलो आगे मूव करते हैं। अब देखो, मैंने ऊपर की आयोनाइजेशन वाली जो डेफिनेशन थी उसमें तुमको क्या बताया कि अगर आपके पास एक मोल गैसियस क्या, एक मोल गैसियस क्या एटम है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने का, क्या कहा मैंने? इलेक्ट्रॉन रिमूव करने का, इलेक्ट्रॉन हटाने का, कि चल चल इलेक्ट्रॉन निकल निकल निकल। लेकिन जरूरी है क्या कि आप हर बार इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे? ऐसा भी तो हो सकता है कि इस बार आपकी जरूरत हो इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की, कि यार मुझे ना अभी ना इलेक्ट्रॉन ऐड करना है उस एक मोल के गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल में, है ना, मुझे ऐड करना है, ऐड। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना होता है ना, उसके एक मोल के गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल में, तो उस वक्त हम जो एनर्जी देते हैं या जो भी एनर्जी निकलती है उसको बेसिकली कहा जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये चीज़ आपको मैंने 11th स्टैंडर्ड में पीरियोडिसिटी में भी सिखाई है, और बल्कि काफ़ी डिटेल में सिखाई है कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिस पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड करती है। और ऐसा कहना गलत होगा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के आगे एक निगेटिव साइन आता है, ठीक है, ये गलत होगा। एक्चुअली होता कैसा है, अगर आप पहला इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो तो निगेटिव आता है, लेकिन जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन डालते हो या तीसरा डालते हो या सो ऑन, तो फिर पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं। तो अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसा रहे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू हमेशा निगेटिव होती है उसके डेल्टा H की वैल्यू, तो ऐसा नहीं होता। उसके डेल्टा H की वैल्यू फर्स्ट स्टेप में सिर्फ निगेटिव होती है, उसके बाद वाली स्टेप्स में वो लोग क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ आपने 11th स्टैंडर्ड में पीरियोडिसिटी में ज़रूर सीखी होगी। ठीक है, तो इसके लिए ऐसा कहना कि ये वैल्यू आपकी हमेशा निगेटिव होगी, ये रॉन्ग है। इसकी जो फर्स्ट स्टेप होती है
यानी कि जब आप पहला इलेक्ट्रॉन डालते हो, ठीक है, जब आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो बेसिकली वो स्टेप आपकी निगेटिव होती है, यानी कि मैं कहूँ वो स्टेप एक्सोथर्मिक होती है। लेकिन जब आप दूसरी बार इलेक्ट्रॉन डालने की कोशिश करते हो, ठीक है, तो सेकेंड स्टेप या उसके आगे वाली जितनी भी स्टेप्स है वो फिर पॉजिटिव होने लगती हैं, तब वो एक्सो नहीं होती हैं, तब वो सारी स्टेप्स कैसी हो जाती हैं, एंड हो जाती हैं। वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, वहाँ पे आप लोगों को एनर्जी देनी पड़ती है भैया, रिश्वत देनी पड़ती है कि ले भैया तू एनर्जी ले और इलेक्ट्रॉन को अंदर ऐड करवा दे, ठीक है। और जैसा कि तुम जानते हो कि अगर आप किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो अनायन बनता है, इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो कैटायन बनता है, इलेक्ट्रॉन को डालोगे तो अनायन बनता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में अनायन बनता है और आयनाइजेशन में कैटायन बनता है, ठीक है, बराबर। अच्छा, तो ये 3 हम लोगों ने एनर्जी वाले जो पार्ट्स हैं इसको डिस्कस कर लिया। चलो अब आगे मूव करते हैं। एक और पार्ट है तीसरा जिसका नाम है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। चलिए इसको समझते हैं कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन किस बला का नाम है। तो बेसिकली देखो, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का मतलब समझने के लिए पहले हम लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थोड़ा ज्ञान होना आवश्यक है। क्या तुम लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आती है? बिल्कुल आती है, तुमको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सिखाए हैं, है ना। चलिए, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने इनफाइनाइट डाइल्यूशन एक वर्ड था, क्या हमने ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला वर्ड सीखा है? हाँ सीखा है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये रखते हैं हम लोग कि जो सॉल्वेंट होता है, अब जनरली पानी लेते हैं लोग, बट ज़रूरी नहीं कि हर बार पानी ही हो, पानी के अलावा कुछ और भी हो सकता है। आप जो भी सॉल्वेंट लेते हो, अगर वो सॉल्वेंट की क्वांटिटी आप बहुत 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 ज़्यादा कर दो तो उसी को बेसिकली इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहते हैं। जैसे अगर तुम्हारे घर में सिंटेक्स की टंकी होगी, उस सिंटेक्स की टंकी में जाके एक चुटकी भर नमक डाल दो, उसको बेसिकली इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहेंगे, क्योंकि उस एक चुटकी भर नमक के कंपेयर में जो पानी है वो एक्चुअली बहुत 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 ज़्यादा है, इसको इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहेंगे। डन। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं फिर। तो बेसिकली एंथैल्पी और सॉल्यूशन को जब डिफाइन किया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि अगर बहुत कम अमाउंट का सॉल्यूट बहुत ज़्यादा अमाउंट के सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाए, यानी कि मैं सीधी सीधी भाषा में ये कहूँ कि जब किसी भी सॉल्यूट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन करवाया जाए तो उस दौरान जो एनर्जी चेंजेस होते हैं उसी को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। उसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या है कि अगर आपके पास क्या होगा, एक 1 मोल का कोई सॉल्यूट होगा और उस 1 मोल के सॉल्यूट को आप इनफाइनाइट अमाउंट के सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हो, तो उस दौरान जो एनर्जी चेंज होता है दैट इज बेसिकली नोन एज आप लोगों का एंथैल्पी ऑफ व्हाट, आप लोगों का सॉल्यूशन, ठीक है, बस खत्म, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, बराबर है। अरे वाह। और अगर मान के चलते हैं सॉल्वेंट, अगर आप लोगों ने क्या ले लिया, पानी ले लिया, वाटर, अगर आप लोगों का सॉल्वेंट बोलो कौन है, एक वाटर है, वाटर यानी कि ममम पानी, हम हमारे रॉबी को ऐसे ही बोलते हैं, रॉबी जाके ममम पी लो, ठीक है। तो वो जो पानी अगर आपने ले लिया सॉल्वेंट, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है, बराबर। उसको हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। अगर वाटर मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो गए तो, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो ये थी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है और आप लोगों का एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में क्या होगा कि आपने उस पर्टिकुलर सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाल दिया। अब देखो सॉल्यूट के अंदर, जब जैसे सॉल्वेंट के अंदर जैसे ही वो सॉल्यूट जाएगा, सॉल्यूट के जाने के बाद क्या होगा, सॉल्यूट को चारों तरफ से सॉल्वेंट घेर लेगा, है ना, उसको सॉल्वेंट घेर लेगा। अगर सॉल्वेंट ने घेरा तो उसको हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन। लेकिन अगर सॉल्वेंट पानी है तो उसको क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। यानी कि अगर सॉल्वेंट पानी है तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, और अगर कोई भी रैंडम सॉल्वेंट है तो उसे कहते हैं हम लोग एंथैल्पी ऑफ व्हाट, आप लोगों का सॉल्वेशन, उसे क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन,
ये ऐसा मत समझना कि मैंने ये बोल दिया है कि एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन सेम चीज़ है, नहीं। सोल्यूशन का पार्ट है बेसिकली हाइड्रेशन, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन का पार्ट है। अच्छा, अब आगे और समझते हैं। जब आप किसी भी सॉल्यूट को किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डालते हो तो होता ऐसा है कि सॉल्यूट को आजू बाजू से आकर घेर लेते हैं। कौन घेर लेते हैं? सॉल्वेंट के पार्टिकल्स आकर उसको घेर लेते हैं, ठीक है। उसको सॉल्वेंट के पार्टिकल्स आकर उसको क्या कर लेते हैं? घेर लेते हैं, उसको सराउंड कर लेते हैं। तो उसी प्रोसेस को बेसिकली हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन। अगर पानी इस्तेमाल कर रहे हो तो कहोगे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। और अगर मान लेते हैं आप क्या यूज़ कर रहे हो, सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हो, तो उसे क्या कहोगे? एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन। बट पानी के घेरने से पहले, ठीक है, पानी मतलब सॉल्वेंट के घेरने से पहले क्या होता है? क्या हमारे सॉल्यूट को डालते बराबर सॉल्यूट के पार्टिकल्स को सॉल्वेंट आके सराउंड कर लेते हैं क्या? नहीं। होता ही है कि जब आप उस सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हो तो सॉल्वेंट में जाने के बाद उस सॉल्यूट का डिसोसिएशन होता है, यानी कि सॉल्यूट टूटता है, ठीक है। आपका जो सॉल्यूट है वो टूटता है। जैसे NaCl है तो NaCl टूटेगा Na पॉजिटिव में और किसमें? आपके Cl नेगेटिव में। अगर MgCl2 है तो आपका वो टूटेगा Mg2 पॉजिटिव में और 2 टाइम्स ऑफ Cl नेगेटिव में। बेसिकली कंपाउंड आयंस में ब्रेक होता है, क्रिस्टल आयंस में टूट जाता है। तो सबसे पहला क्या होता है कि व्हेनेवर यू हैव एडेड एनी सॉल्यूट, सबसे पहले वो सॉल्यूट करस्पॉन्डिंग आयंस में वो क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है। तो अगर कोई भी सॉल्यूट करस्पॉन्डिंग आयंस में टूट जाए, ठीक है, अगर कोई भी सॉल्यूट या कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी कंपाउंड करस्पॉन्डिंग आयंस में टूट जाए तो तुम ये सोचो कि उसको तोड़ने के लिए भी तो कुछ ना कुछ एनर्जी लगी होगी। बिल्कुल लगी होगी, कुछ ना कुछ एनर्जी लगी होगी उसको तोड़ने के लिए भी। तो उस वक्त जो एनर्जी लगती है उसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टल लैटिस एनर्जी। उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टल लैटिस एनर्जी, ठीक है। ये होता है उसका सिंबल, जो कि हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, याद रखेंगे। ये जो है पॉइंट्स, इसमें देखो बुक में लिखा बहुत कुछ है बट उतना कुछ आपको बताने लायक नहीं है। सिर्फ डेफिनेशन वाला ये पार्ट है, लेकिन एक एक पार्ट जो मैं मार्क करा के दे रही हूँ उसको याद रखना। जैसे कि मैंने अभी ऊपर क्या बताया कि जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा आपको निगेटिव क्वांटिटी मिले। उसकी सिर्फ फर्स्ट स्टेप निगेटिव होती है, उसके बाद की स्टेप्स उसकी पॉजिटिव होती है। क्यों पॉजिटिव होती है ये मैंने डिटेल में पीरियोडिसिटी में एक्सप्लेन किया है। शॉर्ट में मैं अभी बता देती हूँ। इलेक्ट्रॉन्स जो पहले से मौजूद हैं वो नए इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्शन क्रिएट करते हैं, इस वजह से। फिर उसके अलावा लेकिन क्या ऐसा सब में होता है क्या? नहीं। फ्यूजन, वेपराइजेशन, सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन, ये सब की सब हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटीज रहेंगी, ऑलवेज पॉजिटिव। इनकी फर्स्ट स्टेप, इनकी सेकंड स्टेप, इनकी थर्ड स्टेप, इनकी इनफाइनाइट स्टेप हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगी। सिर्फ वो एक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाली बातचीत थी, ठीक है। तो होगा क्या कि जब भी आप किसी भी सॉल्यूट को किस में डालोगे? सॉल्वेंट में डालोगे, तो वो सॉल्यूट सॉल्वेंट में जाते बराबर सबसे पहले बोलो क्या हो जाता है? आयंस में टूट जाता है। और जब वो आयंस में टूट जाता है तो उसके आयंस के टूटने वाली प्रोसेस के दौरान भी कुछ एनर्जी लगती होगी। बेसिकली इफ यू वांट टू ब्रेक एनीथिंग यू हैव टू गिव एनर्जी। तो जो एनर्जी उस प्रोसेस के दौरान लगती है दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। उसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं? एंथैल्पी ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और जब एक बार आयंस क्रिएट हो जाते हैं, है ना, कैटायन क्रिएट हो गया, अनायन क्रिएट हो गया, मॉलिक्यूल टूट गया, तो उस आयन के आजू बाजू में आकर उसको कौन घेर लेते हैं? सॉल्वेंट के पार्टिकल्स उसको आकर आजू बाजू से घेर लेते हैं। सिर्फ कैटायन को घेरेंगे ऐसा नहीं होता, कैटायन अनायन दोनों को आजू बाजू से पार्टिकल्स आते हैं, आकर उसको क्या कर लेते हैं? घेर लेते हैं। एंड दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन अगर पानी ने घेरा है तो, और अगर किसी रैंडम किसी भी सॉल्वेंट ने घेरा है तो बेसिकली इट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। यानी कि मैं ये कहूँ कि जो ये एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन होता है, ये एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बनता है। पहला, एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन एक बनता है क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी से और दूसरा बनता है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन से। ये होता है ये।
मतलब डेल्टा एच सोल्यूशन दो क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है, एक लैटिस एनर्जी पे भी डिपेंड करता है और दूसरा हाइड्रेशन एनर्जी या फिर कहूँ सॉल्वेशन एनर्जी पे भी डिपेंड करता है। तो अगर पेपर में तुमसे एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन का डिफाइन पूछा गया तो ये ब्राउन कलर का पॉइंट लिखोगे और ये पॉइंट नंबर 2 लिखोगे और ये पॉइंट नंबर 3 लिखोगे। इसके डिफाइन में आपको ये तीनों चीजें लिखनी पड़ेंगी, ठीक है, आपको ये तीनों चीजें लिखनी पड़ेंगी। और अगर स्पेसिफिकली उसने ये पूछा कि एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या है या आप लोगों के पास एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन क्या है, तो यहाँ से लेकर कहाँ तक, अच्छा यहाँ तो लिखा ही नहीं है, खैर मैं डिक्टेट कर देती हूँ, इसको कॉपी में लिख लेना। इफ आयंस आर सराउंडेड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ब्रैकेट में लिखना वाटर, then in that particular phenomena, yeah, then in that particular process the enthalpy change is known as enthalpy of hydration, ठीक है, that is known as enthalpy of hydration। और अगर तुमसे वो ये पूछा गया कि अच्छा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ये आपकी हमेशा कैसी क्वांटिटी होती है, नेगेटिव। याद रखना अभी तक हमने जितना भी पढ़ा था, वेपराइजेशन, सब्लिमेशन, फ्यूजन, आयोनाइजेशन, ये सब पॉजिटिव थी, है ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी थी, पहला स्टेप उसका नेगेटिव था, उसके बाद के उसके स्टेप्स पॉजिटिव थे। लेकिन ये जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन या सॉल्वेशन है जो भी है, ये आपकी ऑलवेज कैसी क्वांटिटी होगी, ऑलवेज ये एक कैसी क्वांटिटी होगी, ये ऑलवेज एक निगेटिव क्वांटिटी होगी। तो इससे हो सकता है एमसीक्यू भी प्रिपेयर करके पूछ लिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंथैल्पीज आर ऑलवेज नेगेटिव, या विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज करेक्ट रिगार्डिंग एंथैल्पी ऑफ इसका। तो आपको ये पूछ ले कि ये नेगेटिव होती है ऑलवेज कि ऑलवेज पॉजिटिव होती है कि कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, तो याद रखना कि ये ऑलवेज क्या होती है, नेगेटिव, ठीक है। और अगर एंथैल्पी ऑफ क्रिस्टल लैटिस के बारे में पूछे तब डिफाइन कैसे करोगे, तब डिफाइन इस तरीके से करना, मैं डिक्टेट कर देती हूँ, लिख लो उसको कि इफ अ कंपाउंड इज ब्रोकन डाउन इनटू रिस्पेक्टिव कैटायंस एंड अनायंस, then in that process that energy change is basically known as enthalpy of आप लोगों का what, enthalpy of आप लोगों का crystallization, ठीक है। इसको enthalpy of crystallization भी बोला जा सकता है या फिर इसको enthalpy of crystal lattice भी बोला जा सकता है। और लिख देना इट इज एन ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, सिंबल आपको हर चीज के याद होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, बाद में तो फिर देखो हमने सारी डेफिनेशंस खत्म कर ली। थर्मोकेमिस्ट्री यहाँ से शुरू होता है जहाँ पे मुझे तुम्हें एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक में क्या होगा, एंडोथर्मिक में क्या होगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, ठीक है, किस तरीके से डेल्टा एच में क्या चेंज आता है जब हम इक्वेशंस, थर्मोकेमिकल इक्वेशंस लिखते हैं, वगैरह वगैरह, ये सब बताना है। खैर, तो आज हमने बेसिक डेफिनेशंस कंप्लीट कर ली, और भी डेफिनेशंस है उन पे भी हम आएंगे, बट उसके लिए पहले हमें केमिकल रिएक्शन वाले टर्म को पढ़ना पड़ेगा, तो उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्लास बेसिकली इसको 2 क्लासेस और लगेंगी, इन 2 क्लासेस में इसको ख़त्म करने के बाद फिर हम लोग इस टॉपिक को ओवर कर देंगे, ठीक है। चलो इसको फिलहाल मैं रोकती हूँ। हाँ, इस वीडियो में तुम्हें एक लिंक मैं दूंगी हेल्स लॉ का, वो तुम्हें ख़त्म करके आज रखना है। हेल्स लॉ क्योंकि मैंने केमिकल बॉन्डिंग में इससे पहले भी पढ़ाया है, ठीक है, तो तुमको हेल्स लॉ अब लेकिन बोर्ड एग्जाम्स में आएगा। अगर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो तुम्हें ये आना चाहिए, ठीक है। तो हेल्स लॉ मैं अलग से वापस से फिर से पढ़ा कर नहीं दूंगी, मैंने ऑलरेडी इस चीज़ को सिखाया है, तो मैं इसका लिंक इसमें डाल रही हूँ इस वीडियो के साथ, वो वाला काम भी तुम्हारे पास रहने वाला है, ठीक है। फिलहाल इसको यहाँ रोकते हैं।